प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल करने वाले हमारे दो प्रतिभाशाली छात्र कमल सिंह चौहान और जतिन जोशी को भी सम्मानित किया जा रहा है। मैं आज सम्मानित होने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आने वाले समय में आप इसी प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, अपने माता पिता का, गुरुजनों का, विद्यालय का, अपने गांव का, मोहल्ले का, शहर का, जिले का और राज्य का नाम रोशन करते हुए एक दिन देश का नाम रोशन कराएं। ये मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। साथ ही आज सभी सम्मानित प्रधानाचार्य को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने अनुभव से, ज्ञान से, परिश्रम से, अपने समर्पण से इन विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का और सुधारने का, इनके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2025 में हमारा इंटरमीडिएट का परीक्षा तो करीब 83% और हाई स्कूल का करीब 90% रहा है, जो अत्यंत सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को आगे भी निरंतर इसी प्रकार बनाए रखेंगे और भविष्य में इसी प्रकार अपनी प्रतिभा, परिश्रम और संकल्प के बल पर केवल राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना और अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। भाइयों बहनों, श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वो एक कुशल राजनेता ही नहीं बल्कि महान शिक्षाविद, समाजसेवी और दूरदर्शी विचारक थे। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें राष्ट्र प्रेम, नैतिक मूल्य, सामाजिक समरसता और व्यावहारिकता का समावेश अनिवार्य रूप से होना चाहिए। वे कहा करते थे कि शिक्षित समाज ही एक सशक्त राष्ट्र का आधार है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में नई शिक्षा नीति को लागू किया और शिक्षा व्यवस्था को और आधुनिक, व्यवहारिक और गुणवत्ता युक्त बनाने की दिशा में ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाया। पंडित उपाध्याय जी की प्रेरणा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी, जिसके बारे में अभी शिक्षा मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया कि शिक्षा में नवाचार, डिजिटल लर्निंग, भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य किया है। हमने एक और जहां अपने शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं, वहीं अब हम हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की समृद्धि, लोक परंपराएं, देश और प्रदेश की महान विभूतियों से परिचित कराने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में जहां एक और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं सभी 13 जनपदों के 1300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं। साथ ही राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 5 पीएमई विद्या चैनल भी संचालित किए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने जहां एक और बच्चों के समग्र विकास हेतु बाल वाटिकाओं जैसे अभिनव पहल की शुरुआत की है, वहीं क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य रूप से लागू की गई हैं। इसके साथ ही हम राज्य के सभी राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति भी प्रदान करने का हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, राज्य के बच्चों के व्यक्तित्व के विकास से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के बच्चों को यहीं से हमने पिछले वर्ष मैंने शिक्षा मंत्री ने और शिक्षा विभाग की पूरी टीम ने यहीं से उस दल को भी रवाना किया था शैक्षिक भ्रमण पर भेजने का। यह भी नवाचार हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बस्ता रहित दिवस को
भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। हमने राज्य के 559 माध्यमिक विद्यालयों में 8 ट्रेड्स में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की है, जिसमें आज 42,000 से अधिक बच्चे कौशल आधारित शिक्षा से लाभान्वित हुए। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पिछले दिनों राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन हुआ है। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि उनका कैंपस जैसा हुआ है और अच्छी कंपनियों में जाकर वो सेवा दे रहे हैं और अपने करियर को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार ने बच्चों में कौशल उद्यमिता, भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। हमारी सरकार राज्य में स्थानीय भाषा, संस्कृति और संरक्षण हेतु गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाओं में पुस्तकें तैयार की गई है। साथ ही थारू, बोक्सा, रवाल्टी भाषाओं में भी शब्दकोश बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, CDS, NDA की लिखित परीक्षा पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार हेतु 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान हमने किया है। अनेक छात्र, अनेक अभ्यर्थी इसका लाभ लेकर विभिन्न सेवाओं में चयन भी उनका हो रहा है। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में शिक्षकों को उपयुक्त वातावरण और साधन उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया है। साथ ही हम शिक्षकों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए भी हमने विशेष योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिससे वो आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना कर सकें और विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा भी प्रदान कर सकें। भाइयों बहनों, हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है और इसका परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में सारी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं और 25,000 हम अभ्यर्थियों को उनको सरकारी नौकरी प्रदान करने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। और आप सबने देखा होगा, इन भर्ती परीक्षाओं में सामान्य से सामान्य परिवारों के बेटे बेटियों को चयन का अवसर मिला है। ऐसे अभ्यर्थी जो पिछले कई सालों से परीक्षाओं में बैठ रहे थे, लेकिन उनका चयन नहीं होता था। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में कि सामान्य से सामान्य स्थितियों में जो पहले परीक्षाएं देते थे, उनका चयन नहीं होता था। आखिर कोई तो कारण होगा कि चयन उनका नहीं होता था, लेकिन इन सालों में उनका चयन एक परीक्षा में हुआ, दूसरी में हुआ, तीसरी में हुआ, चौथी में हुआ और कुछ एक तो हमारे राज्य के गरीब माता पिता के ऐसे बेटे और बेटियां हैं जिनका 4 के साथ साथ 5-5 स्थानों पर एक साथ चयन हुआ है। ये भर्ती परीक्षाओं में जो पारदर्शिता के लिए उसी का परिणाम है। और हमने 2022-23 में नकल का कानून लागू किया और इस नकल का कानून लागू होने के पश्चात हमने 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। परंतु मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ शिक्षक भी हैं, ऐसा मंच हम कुछ एक सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। एक साथ धन सिंह जी, एक साथ ये ऐसा समन्वय है, ये पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ जहाँ पर हमारे शिक्षकगण हैं, हमारे अभिभावकगण हैं और जो भविष्य के हमारे कर्णधार हैं, हमारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं, वह भी इसमें है। क्योंकि हमारे शिक्षक जो अपनी शिक्षा दे रहे हैं, अभिभावकगण जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनके लिए अपने को लगा रहे हैं, वह भी यहाँ है। और ऐसे कर्णधार जिनको देश के विभिन्न सेवाओं में जाना है, अनेक सरकारी नौकरियों का उनके दिल में सपना होगा, उनके अरमान होंगे, उनका संकल्प होगा, वो भी यहाँ पर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पारदर्शिता के साथ 4 सालों में भर्ती परीक्षाएं संपन्न हुई और परिणाम आया कि 25,000 हमारे नौजवान युवाओं को नौकरियां सफलतापूर्वक उनको प्राप्त हुई और राज्य बनने के 21 सालों में कुल 16,000 नियुक्तियां हो पाई 21 सालों में, और 4 सालों में यह आंकड़ा 25,000 चला गया। और हमारा संकल्प है कि हम इन भर्ती परीक्षाओं को बिल्कुल रुकने नहीं देंगे।
इनको बिल्कुल अनवरत रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी हमारे पद रिक्त हैं वो पद हम पूरे भरेंगे, लेकिन कुछ लोगों को पात्रता के साथ हमारे युवाओं को सरकारी नौकरियों में जाना, उनको नौकरियां मिलना ये रास नहीं आ रहा है, इसलिए वह युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर धकेलने के लिए संगठित रूप से पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सबने देखा होगा, एक जगह की कहीं शिकायत आई और पूरा अराजकता का माहौल बना दिया गया। नकल या पेपर लीक तब माना जाता कि वो पेपर 9 बजे बाहर आ गया होता, 10 बजे आ गया होता, 10:30 बजे आ गया होता या 11:15 बजे आ गया होता। अगर किसी को उसके कुछ प्रश्न पत्र मिल गए तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उचित स्थान पर पुलिस को, प्रशासन को उसकी सूचना दे। आखिर इसके पीछे क्या एजेंडा था कि जो कई घंटों तक उसको छिपाया गया और बाद में कोई बात नहीं और पूरे एजेंडे की तरह पूरे राज्य के अंदर सोशल मीडिया से लेकर अन्य माध्यमों से लेकर परीक्षा जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र किया गया। आपने देखा होगा, ये एक असफल प्रयास है। ये पेपर लीक नहीं कहूंगा मैं इसको, ये नकल का प्रकरण आप कह सकते हो, और नकल के प्रकरण के लिए हमने कानून बनाया है। और कोई कानून बनाया जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून पर अपराध करने वाले नहीं होंगे। अपराधी उसमें भी अपराध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर वो कानून सख्ती से उस पर कार्रवाई करता है। इस पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। और हमने इसकी गड़बड़ी की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन का निर्णय किया है और एसआईटी जांच के आधार पर इस मामले में हम निर्णायक कार्रवाई करेंगे भविष्य में। परंतु मैं आज के इस अवसर पर आप सबके बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में एक एक नकल माफिया को, राज्य के अंदर एक एक नकल माफिया को चुन चुन कर गिरफ्तार करेगी और उसकी सजा दिलाएगी, क्योंकि हमारा संकल्प है। मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली और उसमें मेरा पहला संकल्प था कि राज्य के युवा नौजवानों को हम सरकारी नौकरियों में जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों को भरेंगे। उस समय 22,000 से अधिक पद रिक्त थे 2021 में, और हमने वो संकल्प अपना पूरा किया है, अपना वचन निभाया है। और आगे हमारी, क्योंकि कैलेंडर एक जारी हुआ है, बहुत सारे लोगों की मंशा है कि अराजकता के नाम पर, पेपर लीक के नाम पर, इसको जांचों के नाम पर इसको उलझा दिया जाए, इसको भटका दिया जाए। और ऐसे लोग जो दिल्ली में कह रहे हैं कि सीबीआई हमारे साथ जबरदस्ती कर रही है, सीबीआई नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने राज्य के भी हमारे बहुत सारे नेताओं को देखा होगा, जब सीबीआई का नाम आता है तो कहते हैं सीबीआई नहीं होनी चाहिए, और इस वाले मामले में कहते हैं कि सीबीआई होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी जांच करती है तो उसमें एक प्रोसेस होता है लंबा, और वो प्रोसेस कई सालों तक चलता है, और कई सालों तक जब तक ये प्रोसेस चलता है सारी भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो जाती है। भाइयों बहनों, हमारा उद्देश्य पारदर्शिता के साथ भर्ती को करना है, और अनवरत रूप से जो कैलेंडर है समय पर, अगर किसी की उम्र आज 25 साल है, उसको फॉर्म भरने का एक मौका मिल रहा है, अगर 5 साल तक भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी तो उसका तो समय चला जाएगा, उस समय तो उसका लौट कर नहीं आ सकता है। इसलिए हम ऐसा कोई अवसर नहीं देना चाहते। हमारी नीति भी साफ है, नियत भी साफ है। हम पारदर्शिता के साथ किसी भी छात्र का, प्रदेश के किसी भी भाई बहन का, बेटे बेटियों को, मैं उनके अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं कि हम किसी भी कीमत पर उनके साथ अन्याय नहीं होंगे। उनकी योग्यता, प्रतिभा और उनकी क्षमता के साथ हर कीमत पर अन्याय होगा। और अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में एक नया अल्पसंख्यक शिक्षा का कानून भी लागू किया है, और इस कानून के लागू हो जाने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद से उत्तराखंड में अब केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। साथ ही मदरसे में पढ़ाने वाले धार्मिक गुरु
जो बिना किसी शैक्षिक योग्यता के केवल धार्मिक आधार पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उन पर भी लगाम लगाने का काम ये अल्पसंख्यक शिक्षा का विधेयक करेगा। हमारा प्रयास है नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का। शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी से। बड़ी खबर देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देहरादून में पेपर लीक मामले पर धार्मिक सरकार का बड़ा फैसला आया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी केस को लेकर की गई है गठित। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में अब पूरी जांच होगी। जांच पूरी होने तक रिजल्ट पर रोक बरकरार रखी है। 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने का भी शासन आदेश जारी कर दिया गया है। अहम जानकारी पेपर लीक मामले से जुड़ी देहरादून से, जहां अब धामी सरकार की ओर से इसको लेकर बड़ी जानकारी दी गई है, जहां हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जांच पूरी होने तक रिजल्ट पर रोक बरकरार रखी गई है। 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है और अब पेपर लीक मामले पर सख्त होते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी गठित की गई है। राज्य सरकार पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुशासन के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। छात्रों और अभ्यर्थियों का हित राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है और जो परीक्षा प्रणाली होती है हमारी, उसकी सुचिता और विश्वसनीयता के प्रति कटिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो गत रविवार 21 सितंबर को अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई है, उस प्रकरण की गहन जांच के लिए एक एडिशनल एसपी के स्तर की अध्यक्षता में विशेष अन्वेषण दल SIT गठित की जाएगी, जिसका कार्यक्षेत्र पूरा प्रदेश होगा और यह जांच निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और तथ्यपरक हो। इसके लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि यह SIT माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश के टोटल सुपरविजन में कार्य करेगी और माननीय न्यायाधीश द्वारा पूरे प्रदेश का भ्रमण भी किया जाएगा, सभी जिलों का। और कोई भी व्यक्ति यदि उसके समक्ष इस प्रकरण से संबंधित कोई भी तथ्य, कोई भी सूचना हो, सेवानिवृत्त जज के द्वारा की जाएगी और कोई भी व्यक्ति कुछ भी तथ्य, कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी अगर देना चाहें तो वो माननीय न्यायाधीश को दे सकते हैं, संबंधित SIT को दे सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अरुण सैनी जुड़ चुके हैं। अरुण, अब UKSSC मामले को, पेपर लीक मामले पर उत्तराखंड सरकार सख्त नजर आ रही है और अब जांच के लिए भी टीम गठित कर दी गई है, और क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? किस तरीके की अब जो है जांच आगे की कार्रवाई के लिए की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में UKSSC को लेकर के जो तमाम जो बातें हो रही हैं और जिसमें कि बेरोजगार संघ के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पेपर जो है वो लीक हुआ है, तो ऐसे में अब इसी की जांच को लेकर के SIT गठित जो है वो की गई है और SIT जो है वो जांच करेगी और 1 महीने के अंदर अंदर SIT जो है अपनी जांच करके जो है वो रिपोर्ट भी देगी और उसके बाद जो है इस पर क्या कुछ निकलकर उस रिपोर्ट में आता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। जो है रिटायर्ड जज जो है इसमें पूरी वो करेंगे निगरानी, उनकी निगरानी में ही SIT की जो है जांच होगी और इसी के साथ साथ ही जो है क्या कुछ उसमें हो रहा है, इसी वो तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। इसी के साथ ही जो है इसमें अभी तक जब तक SIT अपनी पूरी जांच नहीं कर लेती तब तक आंसर की पर भी रोक लगाई गई है और कोई भी जो है कार्यवाही जिस तरीके से जो भी अफसर हैं या जो भी हैं उन पर अंतरिम कार्यवाही तो अभी नहीं होगी। हालांकि हरिद्वार में ही सेक्टर मजिस्ट्रेट को का निलंबित भी किया गया है, उन्हें जो है लापरवाही बरतने के आरोप में जो है वो निलंबित किया गया है और अभी आगे SIT अपनी जो जांच रिपोर्ट सौंपेगी 1 महीने के अंदर अंदर
उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक ही सेंटर से जो है पेपर वो 3 पन्ने उसके आउट हुए हैं, तो ऐसे में उसको लेकर के या फिर अन्य जो सेंटर थे वहां से कुछ इस तरीके की बातें निकल कर आई, या कौन इसमें मास्टरमाइंड है और भी कौन लोग हैं। हालांकि जो खालिद है मास्टरमाइंड, उसे पकड़ा गया है, जिसने इस बार जो वो पेपर वहां से हरिद्वार के सेंटर से लीक कराया। तो ऐसे में आगे और भी काफी जांच होती है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी और इसको लेकर प्रदेश सरकार बिल्कुल जो है सख्त तरीके से कार्यवाही भी कर रही है। और बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो भी नकल माफिया हैं, जिन्होंने भी इस प्रकार का कृत्य करने का काम किया है, वो किसी भी सूरत में जो है बख्शे नहीं जाएंगे और उन पर कठोर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल अरुण सैनी, अब जिस तरीके से जांच इस पेपर लीक पूरे मामले के एसआईटी को दे दी गई है और जो राज्य सरकार है वो भी पूरी तरीके से सख्त रवैया अपनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसी तरफ यहाँ पर अभ्यर्थियों की बात करें जो कि एग्जाम देने बैठे थे और उनका प्रदर्शन जो है अभी भी जारी है, इस बीच उनका इस पूरे जांच को लेकर क्या रुख सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए बेरोजगार जो संघ है या बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने पेपर दिया था, वो अभी भी अब धरने पर बैठे हैं। उनकी यही मांग है कि इसमें सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच की मांग वो लगातार कर रहे हैं और इसी के साथ ही परीक्षा को रद्द करने की मांग करके जो पुनः परीक्षा कराने की मांग उनकी है। लेकिन ऐसे में सरकार में ये भी कहा जा रहा है कि जो जिस तरीके से एक ही सेंटर का ये मामला है, तो ऐसे में इसी को देखते हुए ये जांच सौंपी गई है, एसआईटी गठित की गई है। अब पूरा फोकस जो है एसआईटी की जांच पर होगा। एसआईटी की जांच में क्या कुछ निकलकर चीजें सामने आती हैं, क्या कुछ तथ्य निकलकर उसमें सामने आते हैं, कहाँ कहाँ से पेपर आउट हुआ, कितने पेपर आउट हुए, मास्टरमाइंड कौन है, कौन है जिसके पीछे जिसने ये पूरा खेल रचा है। तो ये तमाम चीजें हैं और एसआईटी की जांच में तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। उसके बाद क्या कुछ होता है, उसके बाद बेरोजगार युवा जो है उनका क्या रुख रहता है, तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, ये तो आगे देखने वाली बात हो गई कि एसआईटी की जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और इस तरीके से आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है और आगे जांच होती रहेगी। लेकिन इसी बीच अगर हम रिजल्ट की भी बात करें तो उसको लेकर भी यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है उन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि यहाँ पर 1 महीने के लिए रोक लगा दी गई है और सभी जानते हैं कि ये जांच प्रक्रिया जो है 1 महीने का हालांकि समय दिया गया है, लेकिन अगर ये समय आगे बढ़ता है तो उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि आगे उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, अभी जो है एसआईटी गठित की गई है और एसआईटी की जांच होगी और 1 महीने का वक्त दिया गया है। 1 महीने में एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करके जो है वो शासन को देगी और उसके बाद उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ चीजें उसमें निकल कर आती है, उसमें कौन कौन लोग इसमें शामिल है, उन पर कार्यवाही भी होगी। और फिलहाल अभी 1 महीने तक जो है वो आंसर की पर और रिजल्ट पर भी जो है वो अभी रोक लगाई गई है। तो ऐसे में जो है एसआईटी ऐसा नहीं है कि इसमें लेट भी होगा या कुछ इस तरीके की बातें होंगी। हालांकि 1 महीने का जो समय दिया गया है, अभी फिलहाल 1 महीने के बाद रिपोर्ट क्या आती है, ये तमाम चीजें भी देखने वाली। अभी इससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता कि टाइम कितना इसमें आगे बढ़ेगा। 1 महीने का वक्त दिया है और एसआईटी को 1 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपनी है। जी बिल्कुल अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जुड़े पेपर लीक मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड खालिद को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। खालिद की बहन साबिया को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और जांच में खुलासा हुआ है कि खालिद परीक्षा शुरू होने से 1 दिन पहले गुपचुप तरीके से सेंटर में घुसा और वहां छुपकर मोबाइल फोन रखाया। उसी फोन से पेपर की तस्वीरें खींची गई और साबिया को भेजी गई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि तकनीकी पहलुओं की जांच जारी है और पूरी सच्चाई जल्दी सामने लाई जाएगी। उसका ये कहना था कि उसकी बहन सीमा जो कि 2 साल पहले पीएचडी का एग्जाम दे रही थी, तो उसे काफी उम्मीद थी कि उसका जो इंटरव्यू हुआ इतना अच्छा हुआ तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि किसी कारण से या फिर जानबूझकर मेरा सिलेक्शन ना किया हो, मेरे मार्क्स तो अच्छे थे, उसे ये उम्मीद थी। तो उसे किसी ने बताया था कि आप एक संगठन है, वहां पे जाकर संपर्क करेंगे तो ऐसी कोई चीज होगी तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तब उसने संपर्क किया था बॉबी पवार से, जैसा कि उसने बताया है। और उसके बाद फिर जब ये वाली बात आई, उसने अपनी बहन से कहा कि मुझे लग रहा है कि ये कोई पेपर है, मुझे साबिया से बात करके शक हो रहा है। तो उसकी बहन ने कहा कि तुम ऐसा करो कि बॉबी पवार से बात करो, मेरे पास नंबर है, मैं देती हूँ। तो उसने नंबर दिया था, उस समय पर उसने बात भी की है, उसकी बात भी हुई है और उसने फॉरवर्ड भी किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर देहरादून में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के वंचित, गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर कार्य किया। उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर से शुरू हुए अभियान के तहत मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें आयुष्मान कार्ड धारकों को ऑर्थोपेडिक समेत अलग अलग स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। इसी को लेकर एसीएमओ ने बताया कि स्वस्थ परिवार सशक्त नारी अभियान के तहत ये कैंप 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पताल में चलाया जा रहा है। इन सभी के साथ शिविर का उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क परामर्श और उपचार उपलब्ध करवाना है। ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हमारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पूरे भारतवर्ष में हमारे कैंप लगाए जा रहे हैं। हमारे पीएचसी, हमारे आम और सारी सीएचसी, जिला अस्पताल, हर एक जगह हमारे कैंप लगाया गया है। उसी उपलक्ष्य में आज हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर में कैंप है। यहाँ पे सारे एक्सपर्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है, डेंटल है, स्किन से रिलेटेड है, सर्जन है, आपके पीडियाट्रिशियन है, मेडिसिन में है, यानी कि सब एक्सपर्ट है। 11 हमारे पास एक्सपर्टीज आए हैं और टीबी मुक्त अभियान में हमारे यहाँ एक्सरे हो रहे हैं। तो भारत से टीबी मुक्त करने का जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें भी हमारे यहाँ से फ्री दवाई मिल रही है, फ्री जांचें हो रही हैं। 207 जांचें फ्री है, जो इसमें कोई भी किसी प्रकार की वो भी दवाई अपना में हेल्थ फैसिलिटी जो एक्सपर्ट सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। विधिक सेवाओं के लिए भी एक कैंप लगा हुआ है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में आयुष्मान जो मित्र है उनका भी एक कैंप उसमें लगा हुआ है, लोगों को फैसिलिटी उसके बारे में बताने के लिए। और जो अदर स्पेशलिटी हैं जैसे आपका ऑप्थेल्मोलॉजी हो गया, ऑर्थोपेडिक हो गया, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, अदर हमारे लगभग 11 एक्सपर्टीज़ हैं वो लगे हुए हैं इसमें।